हेलो एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। दिस इज दी वेब डेवलपमेंट कोर्स और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यार कैसे हम डिबगिंग करते हैं सीएसएस के अंदर। तो अगर आपको ये नहीं पता कि डिबगिंग क्या होता है, तो डिबगिंग एक टेक्निक होती है जिसको हम यूज़ करते हैं जब भी हमारा कोड एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं देता है। तो मान लो यार आप सीएसएस के अंदर कोई प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हो लेकिन उसका आउटपुट वैसा नहीं आ रहा है जैसा कि आप चाहते हो, तो उस चीज़ को हम कहेंगे बग, है ना। और उन बग्स को फिक्स करने की प्रोसीजर को हम कहते हैं डिबगिंग। ठीक है, अब मैं आपको डिबगिंग कैसे करते हैं वो बताता हूँ, और उसके लिए हम कुछ टूल्स का यूज़ करेंगे जो कि हमारे ब्राउज़र के अंदर इनबिल्ट आते हैं। तो चलिए यार चलते हैं ब्राउज़र के अंदर और देखते हैं कैसे इसको यूज़ किया जाता है। अब वैसे तो यार डिबगिंग करने के यहाँ पे दो तरीके होते हैं। आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आप नीचे दो चीज़ें देख सकते हो, एक तो इंस्पेक्ट का बटन है और दूसरा है व्यू पेज सोर्स। ठीक है, ये दोनों तरीके हम डिबगिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं व्यू पेज सोर्स से क्या होता है। तो इससे बेसिकली हमारा ये जो वेब पेज है उसका जो भी कोड है वो हमको यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, और इसके अंदर हमारी HTML CSS वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, अब इससे हम देख सकते हैं कि यार हमने जो भी लिखा है वो आउटपुट यहाँ पे कैसा आ रहा है। और दूसरा तरीका यहाँ पे होता है इंस्पेक्ट। और इंस्पेक्ट से क्या होता है, इंस्पेक्ट से बेसिकली यार यहाँ पे एक टूल खुल जाएगा और उसके अंदर हमारा कोड लिखा हुआ आएगा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिकली हम कब इसका यूज़ करते हैं और कब इसका यूज़ करते हैं ये जान लेते हैं। तो जब भी यार हम कोई HTML का कोड लिख रहे हैं और उसके अंदर हमने कोई सिंटैक्टिकल मिस्टेक कर दी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और इसके अंदर देखेंगे, क्योंकि यार सिंटैक्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होता है। जबकि हम इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज़ करेंगे तो इसके अंदर यार वो जो सिंटैक्टिकल एरर होती है, जैसे कि मान लो आपने स्लैश नहीं लगाया या फिर आप कोई कॉलन लगाना भूल गए हो, तो उन सारी चीज़ों के लिए यार अगर हम इंस्पेक्ट का यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। और उसी जगह अगर हम व्यू सोर्स का यूज़ करें तो यहाँ पे आपका सिंटैक्टिकल मिस्टेक जो होगा वो सही नहीं होगा। तो अब मैं यार आपको दिखा देता हूँ कैसे हम इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सेलेक्ट एलिमेंट, इस सेलेक्टर का यूज़ करके किसी भी हमारे जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर हवर कर सकते हैं। जैसे कि ये बॉक्स मॉडल आप देख सकते हो, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो उसका जो भी एलिमेंट है वो हमको यहाँ पे दिखने लगेगा। सिमिलरली आप किसी एलिमेंट पे भी टिक कर सकते हो और उसके बाद में आपका वो जो एलिमेंट का जितना भी आउटपुट है वो आपको कलर्ड वे में आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे कि हमने जैसे बॉक्स 1 पे हवर किया है तो कुछ हमारी टेक्स्ट हाईलाइट होते हुए दिख रही है ना, और यहाँ पे कुछ कलर अलग अलग आ रहे हैं। अब इनका क्या मतलब है, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप कंप्यूटेड पे क्लिक कीजिए और इसके अंदर आप देख सकते हो यार मार्जिन आ रही है, बॉर्डर आ रहा है, पैडिंग आ रही है और यहाँ पे कंटेंट भी डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके लिए यार हमारे वो जो अलग अलग कलर्स है वो डिस्प्ले हो रहे थे, तो आप समझ गए होंगे ये जो ऑरेंज कलर का यहाँ पे आपका चीज़ें दिख रही है वो मार्जिन है, और उसके अंदर जो ग्रीन वाली चीज़ें हैं वो हमारी पैडिंग है, और उसके अंदर जो ब्लू वाली चीज़ है वो हमारा कंटेंट है। अभी इसके अंदर मैंने बॉर्डर नहीं दी है तो हमारा येलो कलर नहीं आ रहा है, बट मैंने बॉक्स 1 के अंदर कुछ बॉर्डर दे रखी है। तो आप देख सकते हो यार जैसे ही मैंने बॉक्स 1 पे हवर किया तो आपका वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर येलो कलर आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम किसी भी चीज़ का बॉक्स मॉडल देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर वाली चीज़ें आराम से यहाँ पे देख सकते हो। अब इस टूल की मदद से यार हम साथ में अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज भी कर सकते हैं। तो मान लो यार आपको यहाँ पे पैडिंग चेंज करनी है तो आप इस पर सिंपली डबल क्लिक कीजिए और जो भी आपको वैल्यू देनी है वो आप लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे 20 था तो इसको मैं 50 करके देखता हूँ, और जैसे ही मैं 50 करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आउटपुट डिस्प्ले हो गया, है ना। और यहाँ पे हमारी वो जो स्टाइल थी वो भी लग चुकी है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और साथ में यार आपको वैल्यूज़ चेंज करनी है तो आप इस स्टाइल्स वाले टैब पे जाइए और जिस भी सेलेक्टर को आप सेलेक्ट करोगे उसके ऊपर आप वैल्यूज़ दे सकते हो। तो मान लो यार मेरे को इस टेक्स्ट को कुछ कलर देना है, तो मैंने इस टेक्स्ट को इस सेलेक्टर की मदद से सेलेक्ट कर दिया और फिर मैंने लिखा कलर और इसके अंदर मैंने कलर दे दिया रेड, और जैसे मैंने रेड किया आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है। अब ये सारी चीज़ें यार यहाँ पे सेव नहीं होगी, तो आप ध्यान रखना जैसे ही मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पहले जैसी हो गई है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी सर्वर के अंदर स्टोर्ड होती है। सर्वर से जब ये सारी चीज़ें यहाँ आती है तो हमारी खाली ये डिस्प्ले होने के लिए यहाँ पे दिख रही होती है ना। अब डिबगिंग हम तब करते हैं जब हमारा कोई सेलेक्टर ढंग से काम नहीं करता है ना। तो एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जैसे कि यार यहाँ पे ये जो ग्रीन्स है उसका कलर यहाँ पे ऑरेंज आ रहा है ना। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कलर है ऑरेंज और हमारी क्लास थी स्पेशल। लेकिन यहाँ पे आप नीचे देखो तो हमने EM सेलेक्टर की मदद से एक और कलर लगाया हॉट पिंक, और उसके ऊपर आप देख सकते हो एक स्ट्राइक यहाँ पे लाइन दिख रही है।
अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये वाला सेलेक्टर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है और ये ओवरराइड हो चुका है इस सेलेक्टर की वजह से। तो आपको जब भी आपका आउटपुट सही से नहीं आ रहा है तो डिबगिंग टूल खोलना है और इसमें चेक करना है कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। अगर वो नहीं चल रहा है तो उसके ऊपर कोई स्ट्राइक यहाँ पे लाइन दिख जाएगी और आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्यों ये सारी चीज़ें काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो जब जब आपका आउटपुट ढंग से ना आए, डिबगिंग टूल को खोल दीजिए और उसके अंदर आपका यहाँ पे जो भी सेलेक्टर्स हैं उनको चेक कर लीजिए। ठीक है, अब इन डिबगिंग टूल्स की मदद से हम किसी भी एलिमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि यार यहाँ पे आप देख सकते हो ये सी लेटर्स नाम का एक EM टैग हमने यूज़ किया है और उससे हमने कुछ आउटपुट लगाया। तो अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ ए टैग के अंदर। तो जैसे ही मैंने ए लिखा है यहाँ पे हमारा टैग चेंज हो चुका है और इसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट दे देता हूँ href और मैं इसके अंदर लिखूँगा google.com। ठीक है, तो ये हमारा एट्रीब्यूट यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगा जैसे ही हमने यहाँ पे चेंज किया है। ठीक है, तो पहले EM टैग डिस्प्ले हो रहा था लेकिन अब ये ए टैग में कन्वर्ट हो गया है। तो अब मैं यार इसको सेलेक्ट करके इसका सेलेक्टर भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो उसके लिए यार हमको एक क्लास देनी पड़ेगी। तो क्लास के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये .cls दिख रहा है ना आपको, इस पर क्लिक कीजिए और इसके अंदर आपको लिखनी है एक नई क्लास। तो मैं लिख रहा हूँ लिंक और जैसे ही मैंने लिंक लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास लिंक यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुकी है। अब इस क्लास को हमको सिलेक्ट करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए जो प्लस है जिससे कि न्यू स्टाइल हम ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, पहले मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको ये दिखे। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आप देख सकते हो यार A.link हमारा ऑटोमेटिकली सेलेक्टर बन के आ गया है। ठीक है, तो अब इस सेलेक्टर के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देंगे। तो उसके लिए यार यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे मैंने दिया कलर और कलर मैं दे देता हूँ एक्वा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यार कलर दिया यहाँ पे एक्वा, आप देख सकते हो यार ऊपर हमारा कलर यहाँ पे आ रहा है। और फिर मैं एक और यहाँ पे कलर दे देता हूँ जो कि हम हवर स्टेट पे लगाएंगे। तो उसके लिए यार यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए और इसके आगे आप लिखिए कॉलन और फिर लिख दीजिए हवर। ठीक है, तो जब भी हवर स्टेट में जाएगा तो ये वाली प्रॉपर्टी एक्टिवेट हो जाएगी जो कि हम नॉर्मली करते हैं हमारे VS कोड के अंदर। वही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और मैंने इसमें किया ब्लैक। और अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर हवर करूँगा तो ये एक्टिव हो जाना चाहिए और ये एक्टिव हो रहा है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अब यहाँ पे मैं हवर कर रहा हूँ तब ये एक्टिव हो रहा है ना। तो उसकी बजाय हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम टॉगल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। और उसके लिए मैंने हवर ये जो HOV है उस पर क्लिक किया है और फोर्स एलिमेंट स्टेट है ना उसके ऊपर यहाँ पे हवर पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो जैसे आप इस हवर पे क्लिक करोगे तो होगा क्या कि इस एलिमेंट का जो स्टेट है वो ऑटोमेटिकली हवर में चला जाएगा बिना हमारे वहाँ पे हवर करे। मतलब मैंने कर्सर वहाँ पे नहीं लिया है लेकिन सिर्फ मैंने इसको टिक कर दिया तो वो उस स्टेट में ये वाली चीज़ हमारी चली गई। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यार आप अलग अलग चीज़ों को टेस्ट कर सकते हो, है ना। तो आपका यहाँ पे आउटपुट ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आपकी टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर भी आप देख सकते हो यार ये चीज़ यहाँ पे स्ट्राइक हो गई है क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है वो ही आपको डिस्प्ले होगी और बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कट जाएगी। क्योंकि यार एक टाइम पे खाली एक कलर प्रॉपर्टी का यूज़ हो सकता है, 2-3 यूज़ एक साथ तो नहीं होगी ना। ठीक है, तो बस यार मैंने थोड़ा बहुत आपको डेवलपर टूल यूज़ करके दिखा दिया है और अब तक आपको फील आ चुकी होगी कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम HTML CSS सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। और अभी तक मैंने जावास्क्रिप्ट कवर नहीं करी है वरना हम जावास्क्रिप्ट में भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ एडवांस CSS की प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे हम देखेंगे यार क्लिप पाथ। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बेसिकली हम यहाँ पे किसी भी इमेज का हम साइज़ चेंज कर सकते हैं या फिर कोई हमने बॉक्स बनाया है तो उस बॉक्स का हम साइज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल इमेज डाल रखी है अमन भैया की और इसका आउटपुट कुछ यहाँ पे ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसका साइज़ चेंज करूँगा और उसके लिए हम CSS क्लिप जनरेटर एक कोई टूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्लिप पाथ जनरेटर सर्च कर लीजिए और आपको यहाँ पे यार बहुत सारे जनरेटर मिल जाएंगे। ठीक है, मैं सबसे पहली वाली लिंक खोल रहा हूँ और इसके अंदर आप देख सकते हो यार बहुत सारे शेप्स है। ठीक है, आपको कोई भी शेप सेलेक्ट करना है जो भी आपको चाहिए। मैं सबसे पहले यार सर्कल का सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर आप देख सकते हो यार यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने का ऑप्शन भी आ रहा है और उससे आप अपने सर्कल या जो भी आपका शेप है उसका आप साइज़ चेंज कर सकते हो। ठीक है, और जैसे आप चेंज करोगे यहाँ पे नीचे आपको कोड मिल जाएगा क्लिप पाथ प्रॉपर्टी का, उसको आप कॉपी कीजिए, आप फिर इसको पेस्ट कर दीजिए अपने VS कोड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्लास बना देते हैं और क्लास का मैं नाम रख रहा हूँ क्लिप सर्कल और फिर इसके अंदर मैं उस प्रॉपर्टी को पेस्ट करूँगा और सेव करके देखते हैं यार इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। तो सबसे पहले मेरे को इस क्लास को अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लास लिख रहा हूँ और फिर इस क्लास का नाम, तो यहाँ पे लिख दो क्लिप सर्कल
और फिर हम इसको सेव करके इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये रहा हमारा वेब पेज और आप देख सकते हो यार ये जो इमेज थी वो पहले स्क्वायर में आ रही थी जो कि उसकी ओरिजिनल साइज़ थी, लेकिन अब ये सर्कल में आ रही है। उसी तरह से यार यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं, आप कोई भी शेप को ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको ट्राई करूँ तो यहाँ पे हमको कोड मिल जाएगा और उस कोड को हमको कॉपी करना है। फिर हम जाएंगे हमारे यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर के अंदर और उस कोड को पेस्ट कर लेंगे कोई नई क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक नई क्लास बना रहा हूँ और उस क्लास के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं अलग अलग क्लास इसलिए बना रहा हूँ ताकि मेरे को पता चले कि कौन सा शेप है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे सेव कर लिया और फिर से आप आउटपुट देख लीजिए तो आप देख सकते हो यार ये हमारा आउटपुट आ रहा है। तो कुछ इस तरह से यार हम अलग अलग वेबसाइट्स में, जैसे हम लिंक्डइन में देखते हैं तो हमारी जो इमेज होती है वो सर्कल में आती है, तो वो कुछ इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तब जाके वो चीज़ें होती है, ठीक है। तो बस यार बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यार हमारी यहाँ पे बॉक्स साइजिंग और इसके अंदर हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है कंटेंट बॉक्स। अब मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में बताया था कैसे हमारा बॉक्स मॉडल वर्क करता है ना। तो इस वीडियो में भी हम यही देखेंगे कि बॉक्स मॉडल के अंदर की बॉक्स साइजिंग को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स साइजिंग का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और मैंने कुछ डिवीजन बना रखा है। इसके अंदर मैंने एक बॉक्स बना रखा है, यहाँ पे मैंने विड्थ दी है 160, हाइट दी है 80 और यहाँ पे पैडिंग 20 पिक्सल्स है और बॉर्डर पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से आ रहा है यहाँ पे, मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर आप देख सकते हो यार ये बॉक्स की जो साइज़ है वो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट यहाँ पे कीजिए और सेलेक्टर टूल की मदद से जब इस पर आप हवर करोगे तो यहाँ पे आपको साइज़ दिख रही होगी 216 मल्टीप्लाई बाय 136। अब ये साइज़ कैसे कैलकुलेट होती है, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हो 160 इंटू 80 इस कंटेंट की साइज़ है जो कि हमने यहाँ पे दे रखी है विड्थ और हाइट, ये कंटेंट की साइज़ डिसाइड करती है, ठीक है। फिर इसके ऊपर हमारी पैडिंग है जो कि 20 पिक्सल अप 20 पिक्सल डाउन और राइट लेफ्ट सब में 20 पिक्सल, फिर बॉर्डर 8 पिक्सल। तो इन सारी चीज़ों को मिलाओगे अगर आप तो आपका टोटल बनेगा 216 पिक्सल, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो 160 हमारा ये जो विड्थ था वो है, और फिर अप और डाउन का अगर आप कैलकुलेट करो या फिर राइट और लेफ्ट का अगर कैलकुलेट करो क्योंकि ये विड्थ है तो उसके अंदर 20 पिक्सल हमारी यहाँ पे पैडिंग थी, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे 200 हो गया है। और फिर अपना 8 पिक्सल का बॉर्डर है, तो बॉर्डर भी यार राइट लेफ्ट दोनों पे अप्लाई हो रही है, तो उस वजह से इसका भी 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 16। तो टोटल हो जाएगा 216, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो सेलेक्टर टूल की मदद से 216 आ रहा है ना। उसी तरह से यार अगर आप हाइट कैलकुलेट करो तो हाइट मैंने दे रखी है 80 पिक्सल और फिर 20 पिक्सल हमारी यहाँ पे पैडिंग है जो कि अप और डाउन में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अप 20 और डाउन 20 टोटल हो जाता है 40, और फिर यहाँ पे भी अप और डाउन बॉर्डर वो भी हो जाता है 16। तो टोटल हमारी आएगी 136 पिक्सल हाइट, ठीक है। और कंटेंट की आपने यहाँ पे विड्थ देख ही रखी है जो कि है 160 और 80, ठीक है। अब ये हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है जब भी हम बॉक्स बनाते हैं, कोई भी बॉक्स मॉडल के अंदर हम कोई भी बॉक्स बनाते हैं डिव का यूज़ करके, तो ये वाला हमारा प्रॉपर्टी यूज़ होता है ना। और दूसरा यहाँ पे है हमारा बॉर्डर बॉक्स, और इसके अंदर हम बॉर्डर बॉक्स नाम का वैल्यू यूज़ करेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है और इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, ये बॉक्स इस बॉक्स से छोटा है। अब छोटा क्यों है, क्योंकि यार इसके अंदर ये जो कंटेंट की साइज़ है वो छोटी हो रही है। अब कैसे हो रही है तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 104 इंटू 24 हो गई है, जबकि हमने यहाँ पे सेम विड्थ रखी है, विड्थ हमने चेंज नहीं करी है। सेम मैंने यहाँ पे यार बॉर्डर बॉक्स यूज़ किया है और डिवीजन के अंदर ही हमारा ये सारी चीज़ें अप्लाइड थी, तो होना तो यही चाहिए था कि हमारा वो जो बॉक्स है वो सेम आए, लेकिन क्योंकि हमने बॉक्स साइजिंग यहाँ पे चेंज कर रखी है तो अभी हमारा जो बॉक्स मॉडल है वो छोटा आ रहा है ना। तो इसकी यहाँ पे साइज़ कैसे कैलकुलेट होती है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे 160 माइनस 2 इंटू 20 पिक्सल हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो जो हमारा टोटल विड्थ है उसमें से ये सारी चीज़ें घट रही है, मतलब 160 माइनस हमारा जितना भी पैडिंग है वो चला जाएगा और उसी के अंदर हमारा बॉर्डर भी आ जाएगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही इंक्लूड हो रही है और इसके अंदर ये वाली चीज़ें ऊपर इसके अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप कंप्यूटर पे जाइए तो 160 हमारी वो जो साइज़ थी उसमें से 20 पिक्सल यहाँ पे अप और 20 डाउन माइनस हो गई है, और फिर 8 हमारा वो जो बॉर्डर था वो भी माइनस हो गया है, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 104, ठीक है। अब इसके अंदर यार मार्जिन माइनस नहीं होती है, तो आप अगर मार्जिन का यूज़ करोगे तो मार्जिन हमेशा ऊपर ही अप्लाई होगी, खाली बॉर्डर और पैडिंग यहाँ पे अंदर की साइड आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे वो माइनस हो रही है, ठीक है। और 24 यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि राइट और लेफ्ट में अगर आप काउंट करो तो 40 यहाँ पे राइट और लेफ्ट और 16 यहाँ पे, तो 56 यहाँ पे वो माइनस हो जाएगा 80 में से, तो टोटल बचा हमारा 24, ठीक है। तो जब भी आप बॉर्डर बॉक्स का यूज़ करोगे तो आपके जो कंटेंट है उसके अंदर ही आपका पैडिंग और बॉर्डर आएगा, ठीक है। तो बस यार कुछ इस तरह से हम बॉक्स साइजिंग का यूज़ करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यार अब Z इंडेक्स, और इसको हम यूज़ करते हैं जब भी हमको कोई चीज़ स्टैक करनी हो, मतलब हमने मल्टीपल अगर इमेजेस या बॉक्सेस बनाए हुए हैं उसको हम
ऊपर नीचे करना चाहते हैं, मतलब किसी और एलिमेंट के ऊपर हमको उस पर डिस्प्ले करना है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं जेड इंडेक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ बॉक्सेस बनाए हैं और यहाँ पे लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 ऐसे कुछ बॉक्सेस बनाए हैं। और यहाँ पे पोजीशन मैंने रखा है, उसका एब्सोल्यूट ध्यान रखना, क्योंकि हमको जब भी जेड इंडेक्स का यूज़ करना होता है तो हम पोजीशन को एब्सोल्यूट, स्टिकी, फिक्स ऐसा कुछ रखेंगे, क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट पोजीशन के अंदर इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पोजीशन मैंने रखा है एब्सोल्यूट और यहाँ पे मैंने टॉप लेफ्ट का यूज़ किया है, जिससे कि हम इसको उसके ऊपर स्टैक कर सके। ठीक है, और फिर यहाँ पे विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ आपको पता ही है ना। अब इसको सेव करता हूँ, इसका आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हो यार। यहाँ पे ग्रीन कलर का बॉक्स आ रहा है, उसके ऊपर यहाँ पे ऑरेंज कलर का बॉक्स है और उसके ऊपर यहाँ पे ब्लू कलर का बॉक्स है। ठीक है, और ये तीनों बॉक्सेस के कोड यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर हम जेड इंडेक्स का अगर यूज़ करें तो क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है जेड इंडेक्स और इसके अंदर मैंने रखा है 1। ठीक है, अब सेव करेंगे, आउटपुट देखेंगे तो यार वो जो सबसे पीछे वाला बॉक्स था वो सबसे ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने इसका जेड इंडेक्स बढ़ा दिया और वो अब हमने 1 कर लिया। ठीक है, तो इसकी वजह से यार यहाँ पे वो जो पीछे वाला बॉक्स है वो ऊपर आ गया। अब अगर मैं इसका जेड इंडेक्स बढ़ा दूँ सेकंड वाले का तो क्या होगा, तो अब वो सेकंड वाला फर्स्ट वाले से बड़ा है, इसलिए उसका आउटपुट यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इसका जेड इंडेक्स 3 कर दें तो यहाँ पे वो और ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम जेड इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब जो जेड इंडेक्स बड़ा होगा वो जेड इंडेक्स का यहाँ पे आउटपुट ऊपर की तरफ आएगा, मतलब वो लेयर ऊपर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप माइनस में वैल्यू भी डाल सकते हो, जैसे कि मैंने इसकी वैल्यू -1 कर दी, तो ये अपने आप पीछे की तरफ चला जाएगा, चाहे हम 1, 2 को कुछ कहीं पर भी रखें, है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सिया हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन।